कल के लेक्चर में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स और डिसीजन साइंस के बारे में डिस्कशन किया था। ये स्टार्ट किया था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र और निर्णय विज्ञान का क्या अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं या लक्षण, व्यावसायिक निर्णयों के प्रकार, टाइप्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। लास्ट जो पॉइंट था कल हमारा वो था कि किस तरह से एक एंटरप्राइजेज अपने सक्सेसफुल मैनेजमेंट कर सकती है। आज का हमारा टॉपिक है निर्णय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के क्या क्या सिद्धांत हैं। प्रत्येक प्रबंधक को अपने उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर विभिन्न प्रकार के डिसीजन करने होते हैं। यह संस्था के कर्मचारियों से श्रेष्ठ कार्य करवाने और साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रबंधकों का निर्णयन कार्य कोई सरल कार्य नहीं होता। इस कठिन कार्य को प्रबंधक अच्छी तरह से पूरा कर सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रबंध विषय के विद्वानों ने वर्षों के अनुभव, खोज और अध्ययन से कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें निर्णय सिद्धांत कहा जाता है। एक प्रबंधक निर्णय के समय इन सिद्धांतों का पालन करे तो वे अच्छे निर्णय ले सकते हैं और ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, उचित मानवीय व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल बिहेवियर। मानव व्यवहार गतिशील होता है तथा वह परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। मानवीय व्यवहार के बारे में सही अनुमान लगाना कठिन होता है कि वह किस समय कैसा व्यवहार करेगा। इतना होते हुए भी यह कहा जाता है कि मनुष्य सामान्य रूप से उचित व्यवहार करता है। इसलिए प्रबंधकों को विभिन्न समस्याओं का समाधान उचित मानवीय व्यवहार को ध्यान में रखकर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी श्रमिक को दंडित किया जाए तो उस पर तथा अन्य श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। दंडित करने का उचित कारण होना चाहिए और यह निर्णय सही समय पर घोषित किया जाना चाहिए। यदि श्रम संघों और मालिकों के बीच किसी श्रमिक को दंडित करने के संबंध में पहले से ही तीव्र मतभेद है और वातावरण बहुत उत्तेजित है, वहाँ उचित मानवीय व्यवहार के सिद्धांत के अनुसार किसी अन्य श्रमिक को उसी तरह के आधार पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पहले मानव होता है और बाद में कर्मचारी, अतः प्रबंधकों को अपने निर्णय में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है अधिकतम लाभ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। किसी संस्था या उपक्रम में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका उद्देश्य फर्म के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना होता है। अर्थात प्रत्येक निर्णय फर्म को उसके मुख्य उद्देश्य की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। व्यावसायिक फर्मों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः प्रत्येक निर्णय फर्म के लाभ में वृद्धि करने में सहायक होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनना चाहिए या चुना जाने वाला विकल्प फर्म के साधनों द्वारा प्राप्य होना चाहिए। तीसरा, व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। प्रत्येक व्यक्ति उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक ध्यान देता है जो उसके व्यक्तिगत हित की पूर्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य आर्थिक और अनार्थिक दोनों हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति आर्थिक उद्देश्यों को अधिक महत्व देते हैं और कुछ अनार्थिक उद्देश्यों को। अतः संस्था के प्रबंधकों को संस्था के उद्देश्यों के साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों को समन्वित करना चाहिए। प्रबंधकों को ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिससे संस्था के उद्देश्य तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों में टकराव या विरोध हो। फोर्थ पॉइंट, समय निर्धारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। संस्था के विभिन्न कार्यों अथवा समस्याओं के संबंध में प्रबंधकों द्वारा सदैव उपयुक्त समय पर निर्णय लिए जाने चाहिए। उपयुक्त समय के निकल जाने के बाद निर्णय लेने से संस्था के लिए लाभों के अवसर हाथ से निकल जाते हैं, अतः सभी निर्णय उपयुक्त समय पर किए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, संस्था में उत्पादन कार्य निरंतर चलते रहने के लिए आवश्यक है कि सामग्री के उचित भंडारण और आदेश की व्यवस्था होनी चाहिए। अब यदि विभिन्न सामग्रियों की उचित मात्रा में क्रय के संबंध में निर्णय नहीं लिए जाते तो किसी समय सामग्री का अभाव हो सकता है जिससे उत्पादन कार्य रुक सकता है। अतः किसी समय अनावश्यक रूप से अधिक सामग्री के संग्रहण की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः निर्णय लेने में
ना तो जल्दबाजी करनी चाहिए और न निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब। 5वां पॉइंट है गतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक। परिवर्तन प्रकृति का आधारभूत नियम है। सभी व्यवसाय को आंतरिक और बाहरी शक्तियों के अंतर्गत कार्य करना होता है तथा ये शक्तियाँ, जिन्हें वातावरण कहा जाता है, परिवर्तित होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पादन तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, सरकारी नीतियाँ बदल रही है तथा श्रमिकों का व्यवहार बदल रहा है। इन परिवर्तनों के कारण से किसी विशेष परिस्थिति और समय अवधि के लिए लिए गए निर्णयों को सदैव उसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। अतः प्रबंधकों को निर्णय लेते समय इन सभी परिस्थितियों और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रबंधकों के निर्णय में गतिशीलता न होने पर वे अव्यावहारिक होंगे और संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होगी। 6 पॉइंट है आनुपातिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शनल। एक उपकरण के साधन सीमित होते हैं और इन सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपयोग से ही एक उपकरण अपने उद्देश्यों को न्यूनतम लागत और समय में प्राप्त कर सकता है। अतः उपलब्ध साधनों का उपयुक्त आनुपातिक संयोजन किया जाना चाहिए। उत्पादन प्रबंध के लिए प्रबंधकों की उत्पादन की प्रकृति के अनुसार उत्पादन के साधनों के बीच उपयुक्त अनुपात के निर्धारण करके प्रयोग करना चाहिए। 7वां सीमितता घटक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। प्रबंधकों को अपने निर्णय को लेने के पूर्व उपकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के मध्य आने वाले सीमितता घटकों को पहचान कर उनकी व्याख्या कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही उनसे उत्पन्न समस्या के समाधान के उपाय करने चाहिए। फर्म के कार्यों में अधिकांश समस्याएं सीमितता घटकों के कारण ही उत्पन्न होती है, अतः इन पर सदैव ध्यान दिया जाना चाहिए। समस्या के सभी विकल्पों के सूक्ष्म अध्ययन की न तो आवश्यकता ही होती है और न ही यह व्यवहारिकी है। समस्या के महत्वपूर्ण घटकों अथवा सीमितता घटकों के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा साध्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिबिलिटी। जो भी निर्णय लिए जाए वे ऐसे होने चाहिए जिनसे उपकरण के सीमित साधनों का समुचित उपयोग हो सके तथा उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। यदि निर्णय ऐसे हैं जो उपकरण के लिए उपयुक्त नहीं हैं अथवा उपकरण के साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते अथवा जिनको लागू नहीं किया जा सकता, तो वे निर्णय बेकार रहेंगे। इस प्रकार ये हमारे पॉइंट्स जो कि हमारे निर्णय के सिद्धांत शो करते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है कि व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। कुछ प्रबंध विशेषज्ञों ने प्रबंध प्रक्रिया को 3 चरणों में, कुछ ने 4 चरणों में, कुछ ने 5 चरणों में तथा कुछ ने इसे 11 चरणों में बांटा है। हम निर्णय प्रक्रिया को सुविधा और स्पष्टता की दृष्टि से आगे 7 चरणों में बांटकर स्टडी कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारा समस्या को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया का सबसे पहला चरण समस्या को पहचानने से प्रारंभ होता है। प्रबंध के लिए आवश्यक होता है कि वह सर्वप्रथम यह जाने कि समस्या क्या है। समस्या को समझना सरल कार्य नहीं है। प्रारंभ में जो समस्या दिखाई देती है वह वास्तव में समस्या न होकर किसी समस्या की विशेषता हो सकती है। अतः प्रबंधकों के लिए समस्या को सही अर्थों में समझना उसके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। यदि एक प्रबंधक किसी समस्या को ठीक से समझे बगैर उसके समाधान के उपाय करने लगता है तो वे सभी उपाय उस डॉक्टर की दवाइयों की तरह बेकार होंगे जो रोग को जाने बगैर दवा प्रारंभ कर देता है। समस्या को समझने के लिए उसके क्रिटिकल फैक्टर्स का पता लगाना चाहिए और यह क्रिटिकल फैक्टर्स प्राय प्रबंधक के निर्णय का केंद्र बिंदु होता है। दूसरा पॉइंट है समस्या का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। समस्या को सही रूप से पहचानने के बाद उसका विश्लेषण करना चाहिए। यह विश्लेषण समस्या के संबंध में एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। समस्या का विश्लेषण ये मालूम करने के लिए किया जाता है कि निर्णय किसे लेना है, निर्णय हेतु किन किन व्यक्तियों से परामर्श करना आवश्यक है, निर्णय की सूचना किसे देनी है। इन बातों को मालूम करने के लिए समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक भाग का व्यापक अध्ययन किया जा सकता है। समस्या का विश्लेषण निम्न 3 सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। फर्स्ट, निर्णय की भविष्यवाणी।
फ्यूचरिटी ऑफ डिसीजन। इसका आशय समय की उस अवधि से होता है जिसके लिए निर्णय व्यवसाय को संबंधित कार्यवाही से बांधता है। सामान्यतः जितना लंबा समय होगा उतने ही उच्च अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। सेकंड, निर्णय का प्रभाव क्षेत्र, स्कोप ऑफ इट्स इम्पैक्ट। इसका अर्थ है संस्था का कितना क्षेत्र निर्णय से प्रभावित होता है। निर्णय से जितना अधिक क्षेत्र प्रभावित होगा, निर्णय भी उतने ही ऊंचे अधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए। तीसरा, गुणात्मक विचारों की संख्या, क्वालिटेटिव कंसिडरेशंस। यदि निर्णय लेते समय समस्या के संबंध में अनेक गुणात्मक घटक सामने आते हैं, जैसे संस्था की नीति, उद्देश्य, संगठन संरचना आदि, तो निर्णय उच्च प्रबंधक द्वारा लिए जाने चाहिए। तीसरा मेन पॉइंट आता है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। समस्या के विश्लेषण के बाद एक महत्वपूर्ण कदम समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक समाधानों का विकास करना होता है। सामान्यतः प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक समाधान उपलब्ध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संस्था के सामने सेल्स बढ़ाने की समस्या हो सकती है, लेकिन इसके समाधान के लिए वस्तु के मूल्य में कमी की जा सकती है, या वस्तु की किस्म में सुधार किया जा सकता है, या अधिक विज्ञापन किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए पुराने बाजारों में अधिक विक्रय कार्य किया जा सकता है, या नए बाजार खोजे जा सकते हैं। किसी समस्या के लिए वैकल्पिक समाधानों का विकास करना प्रबंधकों की योग्यता पर निर्भर करता है, और वैकल्पिक समाधानों में से ही उचित विकल्प को चुना जाता है। फोर्थ पॉइंट है वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। किसी समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक समाधानों की खोज करने के बाद इन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विकल्पों का मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग, विकल्पों की लागत, विकल्पों की उपयुक्तता, समय, विकल्पों के परिणाम इत्यादि के आधार पर किया जाना चाहिए। वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन का कार्य एक कठिन कार्य है, अतः विशेषज्ञों की सहायता से सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। किसी समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध विभिन्न साधनों का मूल्यांकन करने के बाद उनमें से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन निम्नलिखित प्रमापों के आधार पर किया जाना चाहिए। पहला, जोखिम। प्रत्येक समाधान में जोखिम होती है, अतः उन समाधानों के संभावित लाभों और हानियों पर विचार करके उस समाधान को चुनना चाहिए जिसमें लाभ अधिक और हानियाँ कम हो। सेकंड, कम प्रयत्न, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स। उपलब्ध वैकल्पिक साधनों में से उस समाधान को चुना जाना चाहिए जिसमें कम प्रयत्नों से अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त हो सके। तीसरा, समयानुकूलता। निर्णय प्रक्रिया में श्रेष्ठ विकल्प के चुनाव में समय तत्व का भी महत्व होता है। अनेक बार प्रबंधकों के पास समय का अभाव होता है, अतः वे ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिससे शीघ्र लागू किया जा सके। इसके विपरीत समय लंबा होने पर अधिक सोच विचार कर निर्णय लिया जाता है। चौथा, साधनों की सीमितता। वैकल्पिक समाधानों में से किसी एक समाधान का चयन करते समय संस्था को अपने साधनों, भौतिक और मानवीय को ध्यान में रखना चाहिए। निर्णय संस्था के साधनों की सीमा में होना चाहिए। प्रबंधक उपरोक्त प्रमापों के आधार पर सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर सकता है। इस चुनाव के संबंध में प्रबंधक निम्न विधियों का सहारा ले सकते हैं। फर्स्ट, एक्सपीरियंस, अनुभव। एक प्रबंधक का अनुभव उसे सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में सहायक हो सकता है। यदि जिस समस्या के संबंध में वर्तमान में विचार किया जा रहा है उस तरह की समस्या पहले कभी उत्पन्न हुई थी और प्रबंधक ने उस पर कोई निर्णय लिया था, तो उसका अनुभव वर्तमान निर्णय के लिए सहायक होगा। परंतु विगत अनुभव के आधार पर ही कोई निर्णय उसी रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है, अतः परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भूतकालीन अनुभव का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके वर्तमान और भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। सेकेंड, परीक्षण, एक्सपेरिमेंटेशन। किसी समस्या के समाधान के लिए उचित विकल्प का चुनाव विभिन्न प्रयोगों के आधार पर किया जा सकता है। परीक्षण की इस विधि का प्रयोग प्राय वैज्ञानिक अन्वेषण के क्षेत्र में किया जाता है, परंतु व्यावसायिक निर्णयों में सदैव इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें समय, श्रम और धन अधिक लगता है। इसलिए न्यूमैन ने ठीक ही कहा है कि नियोजन की अन्य तकनीकों को आजमाने के बाद ही अंत में परीक्षण तकनीक को अपनाना चाहिए। थर्ड, अनुसंधान एवं विश्लेषण, रिसर्च एनालिसिस।
निर्णय से संबंधित घटकों को मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है तो क्रियात्मक अनुसंधान विधियों का प्रयोग श्रेष्ठ विकल्प के चयन के लिए किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधानों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव विभिन्न प्रमापों की सहायता से अनुभव, परीक्षण अथवा क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किया जा सकता है। 6th पॉइंट है निर्णय का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन द डिसीजन। किसी समस्या के समाधान के लिए उचित विकल्प का चुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। समस्या के समाधान के लिए लिए गए निर्णयों को प्रभावशाली ढंग से लागू करना भी आवश्यक होता है। निर्णय के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि निर्णय की सूचना उन व्यक्तियों को दी जाए जो इसके क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग देते हैं। निर्णय को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने पर वे अधिक सहयोग दे सकते हैं। निर्णय को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करवाने के लिए एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित करना चाहिए, उन्हें कर्तव्य का बोध करवाना चाहिए। एंड लास्ट, प्रतिपुष्टि एवं नियंत्रण, फीडबैक एंड कंट्रोल। जब निर्णय को क्रियान्वित कर दिया जाता है तब यह आवश्यक है कि उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए। इसके लिए आवश्यक सूचनाएं और तथ्य एकत्रित किए जाने चाहिए। निर्णय के मूल्यांकन से जो कमियां मालूम होती है उनके सुधार के लिए कार्य किया जाना चाहिए। निर्णय के सही क्रियान्वयन के लिए उससे संबंधित क्रियाओं पर आवश्यक नियंत्रण भी लगाए जाने चाहिए। इन सब पॉइंट्स के माध्यम से हम एक प्रोसेस है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है डिसीजन टेक्निक्स क्या क्या हैं। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स मेनली 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, अपरिमाणात्मक विधियाँ अथवा गैर गणितात्मक विधियाँ, नॉन क्वांटिटेटिव और नॉन मैथमेटिकली टेक्निक्स। बेसिकली ये टेक्निक्स का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से विभिन्न निर्णयों के लिए किया जाता रहा है। इन विधियों का प्रयोग आधुनिक प्रबंधक भी अनेक बार करते हैं। ये निर्णय की प्राकृतिक विधियाँ कहलाती हैं। ये सरल होती है। इनका हर प्रकार की समस्याओं के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जनरली इनका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा हमारा आता है परिमाणात्मक अथवा गणितात्मक विधियाँ, क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकली टेक्निक्स। आधुनिक युग में इन विधियों का प्रयोग निर्णय में होने लगा है। ये विधियाँ विभिन्न तथ्यों और समंकों के विश्लेषण पर आधारित होती है। ये विधियाँ अधिक व्यापक होती हैं और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ में लेते हैं, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान, रेखीय कार्यक्रम, प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत, खेल सिद्धांत, पर्ट CPM, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इत्यादि। इस प्रकार ये सारे हमारे मेथड्स या विधियाँ हैं जिनसे हम डिसीजंस ले सकते हैं। लास्ट हेडिंग हमारी आती है इसमें मार्केट कोऑर्डिनेशन वर्सेस बिजनेस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स मतलब लाइक मार्केट और बिजनेस में क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मार्केट कोऑर्डिनेशन इज अ बिजनेस enterprises for its success has to maintain market coordination. In the business enterprises, there are owners who are interested in large profits, there are workers or employees who are interested in more wages, and there are consumers and customers who are interested in cheap goods and services. There are raw material suppliers and there are organizing, selling the products and services of the enterprise. It is the prime function of management to keep balance the coordination between different parties interacting with the enterprises. If market coordination is good, enterprises will not face shortage of suppliers of raw material and resources and will not face problems of not selling the produced goods and services. And business coordination is, it may be terms as internal coordination, usually coordination done between different departments and sub-departments. It's called business coordination or internal coordination. It can be 2 types, one is vertical and another is horizontal. In vertical coordination, higher authorities of enterprises coordinate with their subordinates. It can be seen from the following diagram: manager, then deputy manager, then superintendent, then foreman, and then workers. And horizontal coordination is established between departments of same level. Coordination between the activities of production, marketing, personnel and finance departments is a horizontal coordination.
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट, देन पर्सनल डिपार्टमेंट. दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल coordination. Coordination is essential both as market level and business level. इस प्रकार ये हमने डिस्कस किया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, एंड लास्ट में कि हाउ टू कोऑर्डिनेट बिटवीन मार्केट एंड बिजनेस. तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म, या हमारी फर्स्ट यूनिट में से थोड़ा सा पोर्शन भी बचा हुआ है जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही.